दुनिया का सबसे गंदा खिलाड़ी। ये होते हैं देश, होंगे तुम्हारे लिए गंदे, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को तो सबसे ऊपर रखा है ना, अपने नागरिकों को बचा, अपनी इकोनॉमी बचा रहा है ना। ये हम भारतीय पता नहीं कब सीखेंगे। ये जाति धर्म क्षेत्र में भाषा में दबे हुए लोग हैं हम लोग। हमारी राजनीति के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है यार। ये क्या है, ये सबसे बड़ा इसके पास डिफेंस सिस्टम है ना। चलो भाई, ये भारत के साथ भी अपना, उसको पता है कि भारत को डिनाई नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हम शो कर रहे हैं, सबसे बड़ा युद्ध बाजार है, इसका सामान कौन बेचेगा खरीदेगा, हम ही करेंगे। चाय पिला देना। अब ये भाई साहब आप ये देखिए, ये भारत के खिलाफ जा नहीं सकता, लेकिन इसकी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है कि दुनिया में कितना विद्रोह है, दुनिया में कितनी अशांति है, लॉबीज है। ये अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, ये सबसे झंड जो है डेमोक्रेट है, सबसे झंड है ये सब। इनके यहां सरकारें पीछे से बैठे हुए लॉबीज चलाती हैं, पूंजीपति चलाते हैं, वो जो अदृश्य राज्य है वो चलाता है। इसका राष्ट्रपति तो कठपुतली है, वो तो एप्स्टीन फाइल में फंसा पड़ा है, उसकी फोटोज लीक हो रही हैं, वो कहीं और फंसा पड़ा है बेचारा। तो अब यहां पर देखो, अब ये भारत से डायरेक्टली तो पंगा ले नहीं सकता, लेकिन इनके लिए सिंपल है, बिजनेस मतलब बिजनेस, वो चाहे मौत का ही बिजनेस हो, बिजनेस करेंगे। अब देखो पाकिस्तान आता है और वो बांग्लादेश में उपद्रव जो हो रहा है उसके साथ कहता है कि भाई हम तुम्हें डिफेंस ट्रीटी करते हैं। बेचेगा क्या, नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, नंगा क्या नहाएगा, क्या उसके पास है क्या, अपने बॉर्डर तो सेफ नहीं कर पा रहा है। मिसाइलें वो चाइना से मंगाता है, हाँ अब यहां है, मिसाइलें मंगाता है, ड्रोन मंगाता है, सर्विलांस मंगाता है चाइना से, हथियार लेता है अमेरिका से। तो यहां पर ट्रीटी का मकसद ये है, अभी बांग्लादेश ने एक स्टेप उठाया, बांग्लादेश बहुत तेजी से प्रोक्योरमेंट कर रहा है, हथियारों का प्रोक्योरमेंट, ड्रोन्स का प्रोक्योरमेंट, भंडारण कर रहा है। ये जो कंटेनर जा रहे हैं ना आलू प्याज के, इसके अंदर ड्रोन्स भर भर के भेजे जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अमेरिका और उसके अलायंस जो हैं, चाहे चाइना, अभी पर्दा नहीं खुल रहा है कि ये अमेरिका है या चाइना है, तो ये देंगे पाकिस्तान को, क्या देंगे, हथियार। किसको देंगे, पाकिस्तान को देंगे, चाहे अमेरिका दे रहा है चाहे चाइना दे रहा है, ये खुल नहीं रहा अभी के। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, लगभग 14 देशों के साथ ऐसी ट्रीटी कर रहा है। यानी कौन है पाकिस्तान, दलाल है, दलाल है। असली खेल कौन है, अमेरिका या चाइना, दोनों में से कोई एक है, पर्दे के पीछे है। लेकिन अब पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान जाकर 14 देशों के साथ ट्रीटी कर रहा है कि हम तुम्हारे देश की रक्षा करेंगे। सैनिक अबे हैं कितने, तू अपने क्षेत्र की रक्षा कर ले। सोचो ये सऊदी की रक्षा करेगा, बांग्लादेश की रक्षा करेगा, ये जो है बाकी देशों की रक्षा करेगा, 14 देशों के साथ ट्रीटी करने जा रहा है। तुम समझ रहे हो ये क्या रक्षा करेगा, और रक्षा करने मतलब इक्विपमेंट देंगे, हम संयुक्त अभ्यास करेंगे, हम तुम्हारी बॉर्डर को सिक्योर करेंगे। समझ रहे हो गेम प्लान किसका है, ये अपने आप को दुनिया का दोस्त बनाएगा, भारत के साथ भी दोस्ती करेगा, भारत के दुश्मनों को, भारत जितने ज्यादा दुश्मन होंगे उसके लिए उतना अच्छा है। ये तो अफगानिस्तान को भी तैयार करके बैठा था, तो हमने होने नहीं दिया। और बांग्लादेश में हमारा सिर्फ राजनीतिक फेलियर है और कुछ नहीं है। ये बांग्लादेश के मुद्दे को हमने बहुत पहले निपटा लिया होता, हम इतना नहीं होने देते। चलो बड़ी बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो गया, ये हथियार देगा इसको, और इसके माध्यम से वो ट्रीटी करवा रहा है और पूरी दुनिया बेचेगा। ये इसका दलाल है। इसीलिए तुमने देखा होगा जो मुल्ला मुनीर है, इसका जो सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, फील्ड मार्शल जो बना घूम रहा है, वो पूरी अमेरिका में ज्यादा आजकल पाया जाता है। जब देखो तब अमेरिका पहुंच जाता है। क्यों, दलाल है वो दलाल है जो दलाली कर रहा है हथियारों की, आर्म्स एंड एम्युनिशन की, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स की। तो ये करेगा तो भारत का इससे कोई, ये तो दुश्मनी का है, सामान इसका है, बेच इसको रहा है। और बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में प्रोक्योरमेंट आ रहा है, क्योंकि हमने 1971 में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये जो अभी मैंने बताया ना, केवल 22 किलोमीटर का एक एरिया यार, जब मैं मैप देखा मेरा दिमाग ठनक गया। भाई साहब एक आर्मी के ट्रक लेके भी सीधे निकल जाते तो उसको सीधा कर लेते तुम। मतलब हम लोग किस तरह के लोग, कितने डरपोक हमारी पॉलिटिक्स रही है, कितनी रीढ़ विहीन पॉलिटिक्स रही है, और कितना भारत के खिलाफ अंदर मौजूद लोग रहे हो जो दूसरे देशों को अपना भाई कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है, हिम्मत ही नहीं हमारी पॉलिटिक्स में। ऐसा लगता है मजबूरी में जब थक हार जाते हैं कोई, तो एक आध बम गिरा के 2-4 खत्म कर लेते हैं। अब पता नहीं ये गवर्नमेंट भी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, भारत को प्रवेश करना चाहिए? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वहां पर हो रहा है बवाल। ठीक है, भारत को सबसे पहले, क्योंकि बहुत सी शक्तियां चाहती भारत इसमें डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो, तो भारत को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, भारत को सबसे पहले जो सर का डाटा आया हुआ है, आ रहा है जो, सबसे पहले उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं, उनको पहले यहां से लठ मार के खदेड़ना चाहिए। लेकिन उसके अमल में आ जाता है बंगाल जैसे राज्य, जो उन्हें
अलग तरीके से प्यार करते हैं। आसाम ने कल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, ड्रोन से सर्विलांस शुरू कर दिया है, बॉर्डर्स को सील कर दिया है कि जो लोग यहां से भगाए जा रहे हैं वो वापस ना आए, और बांग्लादेश कोशिश करेगा कि वो अंदर पहुंचे, वहां पर हिंसा आगजनी फैलाए, फियादीन जो फिदाइन है वो उसके साथ भेजे जाएं और आसाम को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता मौजूद हैं जो राष्ट्रवादी हैं, और उन्होंने सारे बॉर्डर सील करके हाई अलर्ट, मतलब रात में भी गश्त हो रही है, बिल्कुल हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। तो जब ये इन्फ्लक्स यहां से भगाए जाएंगे निकाल निकाल के, लेकिन उससे क्या होगा, हमारे यहां कोई सुप्रीम कोर्ट जाकर बैठ जाएगा, पहुंच गए 2-4 बकलोल। अब समझ में नहीं आ रहा अननोन गनमैन सिर्फ पाकिस्तान में काम क्यों कर रहे हैं। कुछ नेता आकर छाती पीटने लगे, मानवाधिकार की बात करने लगे, तुम्हारा अपना अंदर दुश्मन बैठा हुआ है। तो जब आप वहां पे डेमोग्राफी ढकेलोगे ना, तो बांग्लादेश परेशान होगा, जैसा 1971 में परेशान। अब वहां पर क्योस क्रिएट होगा इंटरनल। हर बार जो है, जो ये लड़ाई होती है ना, हमेशा लास्ट रखनी चाहिए, पहले नहीं रखनी चाहिए। और भारत को अंदर ही अंदर माहौल देखना, भारत को डायरेक्टली अभी इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि अमेरिका, चाइना, हर कोई चाहता है भारत इसमें इन्वॉल्व हो जाए। भारत को इन्वॉल्व नहीं, तो देखिए कल रशिया का स्टेटमेंट आ गया। रशिया ने बांग्लादेश यूनुस को बोला है कि जल्दी से जल्दी भारत के साथ तनाव ठीक कर लो। कल स्टेटमेंट आया उनका। और 1971 में भारत और हमारी मदद से ही तुम आजाद हुए थे, इस बात को भूलो नहीं। कल रशिया का स्टेटमेंट आ गया। तो भारत को भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन अब सवाल यह हो गया है कि वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, जो सिख हैं, उनकी लिंचिंग हो रही है, और भारत में कोई इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। यह है इनका असली चेहरा। यह है अपीसमेंट की पॉलिटिक्स जो इनके रगों में बस गई है। अरे राष्ट्र मतलब राष्ट्र होता है, देश के लोग मतलब देश के लोग होते हैं। तो बहुत तेजी से एक तो इनको वापस रिवर्स भेजना पड़ेगा, जो रोहिंग्याज हैं, ये सारे हैं, ये वापस भागें ताकि इंटरनल टर्मोइल शुरू हो वहां पे। और भारत को किसी भी हालत में पेशेंस रखते हुए फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन का। भारत की सबसे बड़ी जीत तब मानी जाएगी जब शेख हसीना को दोबारा रीस्टैब्लिश कराए। लेकिन अब की बार जब रीस्टैब्लिश कराए तो चिकन नेक की प्रॉब्लम को हमेशा वहीं के वहीं सॉल्व कर दें। हम हमेशा थाली में सजाकर अवसर सामने वाले को दे देते हैं। और भारत को कुछ भूमि आपको हर हालत में कब्जानी पड़ेगी। दुनिया क्या कह रही है, हमारी कितनी बदनामी हो रही है, थूको उनके मुंह पे, बहुत जरूरी है। नेतन्याहू को लोग क्या क्या नहीं कहते हैं। आज इजरायली जहां पे भी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी उनको मारा जा रहा है, यहूदियों को। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई तुम मुझे गाली दो, चाहे जो करो, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा। राष्ट्र ऐसे टिकता नहीं तो इजराइल को बहुत पहले खत्म कर दिया गया होता, नाम मिटा दिया गया होता, 90 लाख कुल मिला जुला के। तो भारत को मल्टीपल फ्रंट पे वॉर लड़नी पड़ेगी और बांग्लादेश का हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका समाधान लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ये निपटेगा हमें 2-3 फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। हमें इसी समय पाकिस्तान के अंदर अचानक से सब कुछ शांत हो गया, पता नहीं भारत का दिमाग कहां चल रहा है। बलूचिस्तान शांत हो गया है, टीपीपी शांत हो गया, अफगानिस्तान शांत हो गया। अरे इस समय इसको एक्सेजरेट करना चाहिए, दबा के एक्सेजरेट करना चाहिए। पता नहीं हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स इतने डरपोक क्यों हैं, क्या सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को, पीएमओ को, नहीं साहब लड़ाई हो जाएगी, बहुत डरपोक है। तो इन्हें इंटरनली टर्मोइल क्रिएट करना ही पड़ेगा। जब पाकिस्तान वहां फंसेगा अपने अदर बॉर्डर पे, तभी वो शांत बैठेगा, नहीं तो वो तो पूरी ताकत से लग गया है, पूरी ताकत से लग गया है। कल आपने सुना मुल्ला मुनीर कहां गया था, एक अफ्रीकन कंट्री गया, उसने स्टेटमेंट जानते हो क्या दिया, कि ऊपर वाले की रहमत से हमने भारत का रफाल S-400, स्टेटमेंट सुना, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। वो एक अफ्रीकन कंट्री गया है और वहां जाकर डिफेंस कर रहा है कि हम ऊपर वाले की रहमत से हमने भारत का रफाल सारे गिरा दिए, हमने S-400 सारे के सारे मार दिए, हमने भारत के ड्रोन बर्बाद कर दिए, भारत, उसने जितने नाम उसको याद थे सबने बोला कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में सब नष्ट कर दिया भारत का। इंटरनेशनल मीडिया में खुल के बेशर्मिस कर, दिस इज कॉल्ड नैरेटिव वॉर। एंड हम चाहे कितने युद्ध जीत लें, हम चाहे कुछ भी कर लें, हम वर्स्ट हैं नैरेटिव वॉर में। हम अपने सच को भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते, और उसका सबसे बड़ा कारण एक तो राजनीतिक हमारे पास अक्षमता है, और दूसरा ये जो भारत के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, इन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर रखी है। ये अपने यूट्यूब चैनल्स, अपने जो है वो रिव्यू के लिए, जो भारत के अंदर भी लोग बैठे हुए उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए ये उल्टे सीधे बयान करते हैं। इन्हें यह नहीं पता होता है कि राष्ट्र हित क्या है और राष्ट्र विरोध क्या है। आज इस मूवी धुरंधर में आपने देखा, ओरिजिनल क्लिप्स दिखाए गए जो मुझे जानकारी मिली,
उसमें वो जो लेडी है जो पत्रकार थी वहां पर बैठा हुआ, आज तो ये पूरी रिपोर्ट्स है, वो बैठे हुए वहां पे जो आतंकवादी थे वो खुलेआम उस टीवी रिपोर्टर के माध्यम से सारी जानकारियां प्राप्त कर रहे थे कि एनएसजी कमांडो उतर रहे हैं, ये हो रहा है टीवी पे, और वो दिखा रही है टीवी पे। उसके बाद भारत सरकार ने केवल गाइडलाइन जारी की कि आप लाइव रिपोर्टिंग ऐसे संस्कृत में नहीं कर सकते। अरे वो लेडी आज भी है, आज भी अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहती है, कैसे है वो? और उसके बाद अमेरिका कहता है कि भारत में जो है वो प्रेस फ्रीडम नहीं है, भारत की रैंकिंग बहुत खराब है। वो लेडी ने जो रिपोर्टिंग की थी वो पाकिस्तान के अलगाव सीधे टीवी पे देख देख के, अच्छा ये एनएसजी कमांडो उतर रहे, वो उसने पूरा लाइव दिखाया था टीवी पे, और इससे जो है पाकिस्तान के लोगों को मदद मिली थी। और वो लेडी आज भी बाल कटाए घूम के सरकार के ऊपर आरोप लगाती रहती है। कैसे यार, इतना प्रोपेगेंडा हम झेलते कैसे हैं, समझ में नहीं आता है। और उसके बाद रिपोर्ट आती है कि भारत में प्रेस फ्रीडम नहीं है। अरे भाई साहब, जिस दिन इन्होंने रिपोर्टिंग की, इनकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी, इनका मामला साफ हो जाना चाहिए था वहां से। ये आज खुलेआम जो है बड़े मंचों पे दिखाई पड़ते हैं। ये सिर्फ भारत में कर सकते हैं, क्योंकि भारत में ये रीढ़ की हड्डी राजनीतिक नहीं है। दुश्मन को दुश्मन और मित्र को मित्र कहनाने में हमें बहुत दिक्कत होती है, और इसको बोलते हैं शत्रुबोध। भारत में जो सबसे बड़ा नुकसान मेडाइवल काल से लेकर आज तक चला रहा है, भारत में शत्रुबोध का अभाव है। हमें पता ही नहीं हमारा शत्रु कौन है, हम शत्रु को शत्रु बोलने में भी संकोच करने लगे, इतने डरपोक हो चुके हैं हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स जो है डर से नहीं चलती है, जब भी मौका मिले वहीं निपटा दो। एंड इजराइल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। उसने कहा कि ग्रेटर गजा बनेगा तो बनेगा, तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, 10 साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कौन है। बोले हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे, तुम नहीं छोड़ेंगे चाहे जो करना पड़े मुझे। कर रहा है वो, बेशर्मी से कर रहा है, और हमारे सामने बैठा हुआ है। आज भारत के व्यक्तियों को मारा जा रहा है, आपको तो पता ही नहीं कितनी लिंचिंग हो रही है वहां माइनॉरिटीज की, बेहिसाब। आज बचाने वाला कोई नहीं है उनको, सरकार नहीं बोल रही। तो ये तो देश के जो लोग हैं ये कम से कम सामने तो आए, इन्होंने गुस्सा तो दिखाया, आज अपनी राष्ट्रीय चेतना के ऊपर बात तो कर रहे हैं। धन्य हैं लोग, हमसे तो बात भी नहीं हो रही है। सरकार तो कुछ चुपचाप मुंह बंद करके बैठी हुई, कोई कमेंट ही नहीं कर रही है, सिर्फ वीजा देने से मना कर दिया। कौन जा रहा बेबी? बांग्लादेश। हमारा बीएसएफ का जवान, उसका अपहरण कर लिया। सारे के सारे एक्ट ऑफ वॉर वो करते चले जा रहे हैं। रूथलेस होना पड़ेगा। अमेरिका क्या सोचेगा, रशिया क्या सोचेगा, ब्रिटेन क्या सोचेगा? माई बापू हमारे हैं। फोटो आता है नीरव मोदी और विजय माल्या बर्थडे मना रहे हैं लंदन में, देखा ना आप लोगों ने? क्या फोटो शानदार है, बहुत लैविश पार्टी हुई थी, अरबपतियों की पार्टी हुई थी। तुम जाके बोल दो ब्रिटेन को कि मेरे यहां का आर्थिक अपराधी तुम्हारे यहां क्यों बैठा हुआ है। बाकायदा सोशल मीडिया पे खुल के चल रहा है यार, लैविश पार्टी थी वो। और ये दोनों भारत में अवांछित अपराधी हैं। है हिम्मत भारत के अंदर जो ब्रिटेन से बोलते तुमने मेरे अपराधी को कैसे रखा? क्यों? मानसिक गुलामी। बैठा हुआ है ना कि मालिक थे हमारे यहां। हमारे लोग आज भी जो अंग्रेजी बोलकर क्या कहते हैं, मालिक है वो हमारे। मालिक कहता है यस बोलना है, एटिकेट्स दिखाना है, तो मालिक की बात सुन रहे हैं। मालिक क्या जाके बैठा हुआ हमारा आर्थिक अपराधी, पार्टी बना रहा है, बर्थडे मना रहा है, लैविश पार्टीज दे रहा है, और हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि मुझसे बोल दे। तो ये जो हमारे अंदर गुलामी के जो बहरे जो बैक्टीरिया बैठे हो ना, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश इज द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड। बहुत नैरो टाइम बचा है। जो कंटेनर्स है, बड़ी मात्रा में ड्रोन मिसाइल्स बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में भेजे जा रहे हैं। इतना संकीर्ण बॉर्डर है, हमारे स्टेट्स परेशान हो जाएंगे यार। इतने बॉर्डर संभालोगे कैसे? सो ईच एंड एवरी डे बहुत ही एक नैरो जो है वहां पर हमारे पास मार्जिन बच रहा है, बहुत नैरो मार्जिन बच रहा है। एवरी डे इज वेरी सेंसिटिव, एवरी डे इज वेरी सेंसिटिव। सो इस समय अगर हमने बेशर्मी नहीं दिखाई, इस समय हमने स्टेप्स नहीं लिए, हमें पहले बांग्लादेश को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना, और बेशर्मी से करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा खो बैठोगे भाई। आप कितनी गलतियां करोगे और इतिहास कितनी गलतियां माफ करेगा, कितनी गलतियां माफ करेगा। 1947 में आपने बेशर्मी के साथ गलती की, फिर आप आसाम बांग्लादेश को देने जा रहे थे, वो तो भारत के कुछ लोग थे जो लड़के उसको आसाम को रोक लिया। फिर 1971 में आपको मौका मिला, 65 में आपको मौका मिला। बेशर्मी 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 बेशर्मी, खत्म ही नहीं हो रहा है कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो हनक के साथ चलती है। जो बिगाड़ना तुम बिगाड़ लो। चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया, कोई कुछ कर पाया? आज तिब्बत का एक एक रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा है। मंगोलिया का हिस्सा ले लिया, कुछ कर पाया मंगोलिया? कुछ नहीं कर पाया। 45 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया लेके बैठा था, 90 कर लिया, कोई कुछ बिगाड़ पाया? नहीं बिगाड़ पाया। सुपर पावर अलग बन गया। और हम अपनी एक जमीन, कच्चा तीवू हमने उठा के श्रीलंका को दे दिया। हम पता नहीं देते में घुस रहे थे।
हम पाकिस्तान को हरा रहे, 1 इंच जमीन नहीं ले पा रहे। हमारी सेना लाहौर से 13 किलोमीटर दूर बैठी है, बोले 90,000 सैनिक इधर है, 13 किलोमीटर जाने में क्या आधा दिन का समय लगता, पहुंच जाते लाहौर में, लाहौर हम ले लेते। लेकिन थर थर कांपते हैं, विश्व क्या कहेगा, स्टेटमैनशिप, तुम्हें दुनिया से जो है वो क्या करना है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसी चक्कर में हमारी ऐसी तैसी सारी की सारी गलती राजनीतिक है। सही समय पे आप सही फैसले नहीं लोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, ये आपके करियर के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बीमारी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, हटाओ निकालो बाहर करो। और दूसरा सही समय पे सही डिसीजन, बीमारी का इलाज उसी समय करो, नहीं तो बीमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूँ। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 87507222 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।